लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि हम लोगों ने एनर्जी के बारे में डिस्कशन करा था, जिसमें कि हमने अपना नया टॉपिक स्टार्ट करा था वर्क के बारे में जाना था कि वर्क क्या होता है, एंड वर्क के बाद हम लोगों ने देखी थी कि एनर्जी क्या होती है, जिसमें हमने मैकेनिकल एनर्जी देखी थी। मैकेनिकल एनर्जी जो काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का सम होता है वो समझा था। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि एनर्जी के फर्दर टाइप्स क्या होते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है और मैकेनिकल एनर्जी है, बट अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी भी होती हैं जो एक स्टेट से या फिर एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होते हैं। तो इसी में हम लोग कुछ टाइप्स की बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले आती है इलेक्ट्रिकल नहीं, थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी तो ऐसी एनर्जी जो किसी भी ऑब्जेक्ट के इंटरनली मॉलिक्यूल्स के मोशन की वजह से होती है। यानी कि मैं बात करूं कि किसी में भी कुछ थर्मल डिस्टर्बेंस या फिर टेम्परेचर डिस्टर्बेंस होता है। क्यों होता है? क्योंकि उनकी बॉडी के मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या हुआ, मोशन हुआ। अब जैसे कि हम दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में रब करना शुरू कर दें तो हमें फील होगा कि उसमें से एक हीट रिलीज हो रही है। तो वो हीट रिलीज होती है क्योंकि दोनों के जो मॉलिक्यूल्स पहले रेस्ट मोशन थे या फिर पहले रेस्ट स्टेट में थे, उनमें हमने मोशन इंड्यूस कर दिया, मोशन को इम्प्लांट कर दिया या फिर मोशन को इंक्रीज कर दिया। तो जब इंटरनली किसी ऑब्जेक्ट के मॉलिक्यूल्स के अंदर मोशन आता है, उस टाइप में जो एनर्जी रिलीज होती है उसे हम लोग बोलते हैं थर्मल एनर्जी। यानी कि हम बोल सकते हैं ड्यू टू इंटरनल मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, ये होती है हमारी थर्मल एनर्जी। सेकेंड टाइप ऑफ एनर्जी हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये तो सबसे ज्यादा कॉमन फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जिससे कि आप लोग देखते हैं आपकी ट्यूब लाइट्स हो गई, बल्ब्स हो गए, फैंस हो गए, एलईडीज हो गई, इन सब में क्या है, इन सब में इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। वो क्या होता है, जैसे हम लोग बात करें कि इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स एंड नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, उन चार्ज पार्टिकल्स में हम लोग मोशन दे देते हैं। जब वही चार्ज पार्टिकल्स एक्टिव हो जाते हैं, मूवमेंट शुरू कर देते हैं, तो उस टाइप पे जो इलेक्ट्रिसिटी या फिर जो एनर्जी जनरेशन होती है उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। डेली अप्लायंसेस में यही इलेक्ट्रिकल एनर्जी है जो पार्टिकल्स या फिर आयंस के चार्ज की हेल्प से लाइट प्रोवाइड करती है, या फिर हमारे जो ये ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स होते हैं इनको लाइट एनर्जी प्रोवाइड करती है। यही इलेक्ट्रिकल एनर्जी है जो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। इतना क्लियर है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कौन सी होती है। इसमें हम लोग चार्ज पार्टिकल्स को देखते हैं। चार्ज पार्टिकल्स कौन से, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, एनायंस एंड कैटायंस। यही चार्ज पार्टिकल्स के मूवमेंट की वजह से जो एनर्जी रिलीज होती है उसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसके बाद हम देखते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। ये भी सब लोगों ने सुनी होती है। जो एनर्जी किसी एटम के न्यूक्लियस में जो पार्टिकल्स हैं उनकी वजह से इंड्यूस होती है, रिलीज होती है, उसी को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। जैसे कि बात करें, ये कोई एटम है, सपोज ये हाइड्रोजन एटम है, तो हाइड्रोजन एटम के सेंटर में एक न्यूक्लियस होगा। इसी न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, एंड न्यूट्रॉन होते हैं जो न्यूट्रल होते हैं, जिन पे कोई चार्ज हम कंसिडर नहीं करते हैं। तो जब इन पार्टिकल्स में डिस्टर्बेंस या फिर चेंजेस या फिर मोशन आता है, तो उस टाइम पे जो एनर्जी इंड्यूस होती है उसी को बोलते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। यही न्यूक्लियर एनर्जी हम लोग अपनी यूज करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर्स में फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा नरोरा न्यूक्लियर पावर रिएक्टर है, वहां पे क्या होता है, न्यूक्लियर पार्टिकल्स की हेल्प से ही हम लोग क्या करते हैं, न्यूक्लियर पार्टिकल की हेल्प से हम लोग एनर्जी का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कि यूरेनियम है, यूरेनियम एक हेवी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिसकी हेल्प से हम लोग एनर्जी प्रोडक्शन करते हैं। जैसे कि न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फिजन रिएक्शंस की हेल्प से हम लोग अपनी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी को एज इन फॉर्म ऑफ अपना एक एनर्जी सोर्स, लॉन्ग टर्म रिसोर्स की तरह स्टोर करके रख सकते हैं। तो न्यूक्लियर एनर्जी हमारी एक टाइप ऑफ लॉन्ग टर्म यूसेज में काफ़ी हेल्पफुल होती है। नेक्स्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी हम लोग देखते हैं रेडियो एक्टिव
या फिर रेडियो एक्टिव एनर्जी, रेडियो एक्टिव एनर्जी। अब ऐसी एनर्जी जो रेडियो एक्टिव पार्टिकल से हमें मिलती है, उसी एनर्जी को हम लोग बोलते हैं रेडियो एक्टिव एनर्जी। रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स कौन से होते हैं? जो रेडिएटिंग पार्टिकल्स होते हैं। पीरियोडिक टेबल आप लोगों ने देखी होगी, तो जो पीरियोडिक टेबल के सबसे लास्ट वाले पीरियड में जो पार्टिकल्स या फिर मेटल्स को हम रखते, जो एलिमेंट्स को हम लोग प्लेस करते हैं, वही रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं और वही रेडियो एक्टिव एनर्जी का प्रोडक्शन करते हैं। यही रेडियो एक्टिव एनर्जी हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में भी देखते हैं, जैसे कि आप देखते हैं यूवी लाइट्स हैं, एक्सरे लाइट्स हैं, गामा, अल्फा, बीटा रेज होती हैं। इन सब में जो टाइप ऑफ एनर्जी हमें मिलती है उसी को हम लोग बोलते हैं रेडियो एक्टिव एनर्जी। सीधी बात करूं तो न्यूक्लियर एनर्जी में हम न्यूक्लियस ऑफ एटम्स की बात करते हैं, और जो रेडियो एक्टिव एनर्जी है इसमें हम लोग रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात करते हैं। आई होप अभी आपको ये फॉर्म्स ऑफ एनर्जी समझ आई होगी। इसके बाद हम लोग बात करते हैं साउंड एनर्जी। जब हमें कोई चीज ऑडिबल है जो लॉन्गिट्यूडनल या फिर ट्रांसवर्स वेव में या फिर ट्रैवल करती है और वो वेव्स हमारे को ऑडिबल होती हैं, हमें सुनाई देती हैं, तो वही वेव जो हमें सुनाई देती हैं वो इन फॉर्म ऑफ साउंड एनर्जी हमें सुनाई देती हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये वो एनर्जी है, सपोज कोई ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल फील्ड के किस पोजीशन पे रखा है, ग्रेविटेशनल फील्ड से दूर है या फिर ग्रेविटेशनल फील्ड के पास है, उस टाइम पे जो उस बॉडी पे एनर्जी फील होगी उसी को हम लोग बोलेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी की हम लोगों ने बात करी थी कल, mgh, जहाँ पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगता है, तो यानी कि हम उसका सरफेस से कोई एक हाइट देखते हैं, तो ऐसे ही जैसे कि ये अर्थ सरफेस है और यहाँ पे ग्रेविटी लग रही है, बट ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, तीनों केसेस में एनर्जी अमाउंट डिफरेंट होगा। तो इस टाइप पे जो डिफरेंट एनर्जीज लग रही हैं, इस बॉडी पे अलग, इस पे अलग और इस पे अलग, तो यही एनर्जी जो हमारी अप्लाई हो रही है इसी को हम लोग बोलेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये एनर्जी हमारी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सेलेस्टियल बॉडी, यानी कि हमारे केस में अर्थ की तरफ होती है। आई होप आप लोगों को 6 फॉर्म्स ऑफ एनर्जी ये समझ आए होंगे, 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी अंडरस्टैंडेबल होंगी। इतना समझ आया? इसके बाद हम लोग बात करते हैं अपनी डिफरेंट थ्योरीज की जो एनर्जी से ही रिलेटेड है। जैसे कि हम लोग बात करेंगे वर्क एनर्जी इक्विवेलेंस। ये क्या होती है? हमने कल देखा था कि वर्क डन जब किसी बॉडी पे होता है तो उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई होता है और उस बॉडी में डिस्प्लेसमेंट कॉज होता है। बट जो वर्क और एनर्जी इक्विवेलेंस है, इसमें हम वर्क और एनर्जी को आपस में इंटर रिलेट करते हैं एंड ये स्टेटमेंट देते हैं और ये स्टेट करते हैं कि जो टोटल वर्क डन होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। यानी कि जो टोटल वर्क डन होता है वो इक्वल्स टू होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब मैं जैसे बात करूं, सपोज हमारी कोई बॉडी है, ये हमारी बॉडी यहाँ पर है और अब इसने डिस्प्लेसमेंट करा और अभी बॉडी यहाँ पर आ गई, तो यानी कि इसमें वर्क डन तो हुआ है। तो और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv²। यहाँ पे सपोज ये बॉडी रेस्ट पे थी तो इसकी वेलोसिटी कितनी थी? 0। बट यहाँ पर ये बॉडी कैसी है? मोशन में है, तो इसकी वेलोसिटी को सपोज हमने मान लिया v। तो यानी कि जो टोटल वर्क डन हुआ वो किसके इक्वल हुआ? हाफ mv0, जो यानी कि इसे हम इनिशियल वेलोसिटी को u मान लेते हैं, u² माइनस नहीं v, फाइनल में से इनिशियल को माइनस करते हैं। तो यानी कि जो टोटल वर्क डन है
जो बॉडी की काइनेटिक एनर्जी फाइनली आई है, फाइनली ऑब्टेन हुई है, और जो बॉडी की काइनेटिक एनर्जी इनिशियली थी, इसके डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं टोटल वर्क डन। और यही हमारी स्टेट करती है वर्क एनर्जी इक्विवेलेंस, जिसमें हमने वर्क डन और एनर्जी प्रेजेंट को आपस में रिलेट कर दिया और इक्वेट कर दिया। इतना अंडरस्टैंडेबल है? आई होप आप लोगों को ये थ्योरम या फिर ये रिलेशन समझ आया होगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं मास एनर्जी इक्विवेलेंस की या फिर थ्योरम की। पहले ये इक्विवेलेंस में हमने वर्क और एनर्जी को रिलेट कराया, बट अब सेकंड थ्योरी में हम लोग रिलेट करने वाले हैं मास एंड एनर्जी को। ये जो थ्योरी थी ये आप लोगों ने शायद कहीं ना कहीं सुनी भी होगी, एल्बर्ट आइंस्टाइन, ये नाम तो सभी ने ही सुना होगा, अ वेरी फेमस नेम इन फील्ड ऑफ फिजिक्स। तो ये जो थ्योरी थी मास एनर्जी थ्योरम, ये हमारे एल्बर्ट आइंस्टाइन ने स्टेट करी है, जिसमें वो बताते हैं कि जो मास है और एनर्जी है वो एक ही चीज की दो डिफरेंट फॉर्म है और ये दोनों आपस में इंटरचेंजेबल है। सुनने में थोड़ा टिपिकल लगा होगा, बट अगर एग्जाम्पल से समझते हैं तो ईजी होगा। इसमें जो थ्योरम है, इसमें एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक इक्वेशन दी जिसमें उन्होंने कहा E = mc²। यहाँ पे E का मतलब है एनर्जी, M का मतलब है मास एंड C का मतलब है स्पीड ऑफ लाइट, जिसकी पावर होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब उन्होंने ये कैसे कह दिया कि मास और एनर्जी एक ही फॉर्म के, एक ही चीज के दो डिफरेंट फॉर्म्स हैं? सुनने में तो बड़ा अजीब लग रहा है। तो एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं सन की, तो हम सबको पता है सन में एक न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन चलती है, जिसमें क्या होता है, दो हाइड्रोजन के एटम्स एक हीलियम एटम बनाता है, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन = हीलियम। ये न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन है जो सन में चलती है, जिसकी वजह से हमें हीट एनर्जी मिलती है। अब इसी में क्या होता है, एक हाइड्रोजन एटम का वेट अप्रोक्सीमेटली 1.004 समथिंग का होता है। ऐसे ही अगर हम हाइड्रोजन के 4 एटम्स को कंसिडर करें, 1 2 3 4 हाइड्रोजन के 4 एटम्स को कंसिडर करें, तो वेट हमारा 4.016 समथिंग कुछ आएगा। एक्चुअली ये 1.008 होता है, जिसकी वैल्यू आती है 4.032 के अप्रॉक्स। यानी कि जो हमारे 4 हाइड्रोजन के एटम्स हैं यहाँ पे जो हम देख रहे हैं, इनकी टोटल जो एटॉमिक वेट है, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं एटॉमिक वेट की। अगर हम एटॉमिक वेट देखें 4 हाइड्रोजन एटम का, तो वो वेट है 4.032। एंड जो हाइड्रोजन के से मिलकर हमारा हीलियम एटम बनता है, इसका वेट होता है 4.002 के अप्रॉक्सीमेट। तो हम लोगों को क्लियरली दिख रहा है कि जो हाइड्रोजन का इनिशियल वेट था वो हीलियम के ऑब्टेन्ड वेट के कंपैरिजन में ज्यादा था। यानी कि हम लोग देख सकते हैं कि जो हाइड्रोजन से हीलियम कन्वर्जन हो रहा है, उसमें जो टोटल वेट था वो हमें नहीं मिल रहा है, कहीं ना कहीं मास का डिक्रीज हो रहा है, कहीं ना कहीं हमारा मास खो रहा है, मास में चेंजेस आ रहा है। तो ये जो मास है ये कहाँ चेंज हो रहा है, ये जो डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस हमें दिख रहा है, ये एनर्जी है। वही एनर्जी जो हमें सन प्रोवाइड करता है इन फॉर्म ऑफ सोलर रेडिएशन, इन फॉर्म ऑफ लाइट, इन फॉर्म ऑफ यूवी रेज एंड इन फॉर्म ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स। जो सन हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है वो यही हाइड्रोजन से ऑब्टेन्ड हीलियम के बीच में एटॉमिक मास का डिफरेंस है। देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं कि मास लॉस हुआ तो हमने एनर्जी को गेन करा। देयरफॉर मास एंड एनर्जी आर इंटरचेंजेबल। मास लॉस होने से ही हमें क्या मिली, एनर्जी। समझ आया? यही स्टेट करता है हमारा मास एनर्जी थ्योरम, जो कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने फेमस थ्योरी और इक्वेशन E = mc² से प्रूव किया है।
आई होप आप लोगों को एनर्जी मास थ्योरम भी समझ आया होगा। इसी के बाद अभी रोक कर दूं? इसी के बाद हम लोग एक टॉपिक और देखते हैं, कोलिजन। ये कोलिजन क्या होता है? हम लोग बहुत कॉमनली बोलते हैं कि कार क्रैश हो गई, कार डिवाइडर में जाके क्रैश हो गई, दो बॉल आपस में कोलाइड कर गई, या फिर दो मीटर आपस में कोलाइड कर गई। तो ये क्या है? कोलिजन क्या है? तो कोलिजन तब होता है जब दो या उससे ज्यादा ऑब्जेक्ट्स आपस में टकराते हैं फॉर अ वेरी लिटिल पीरियड ऑफ टाइम, मतलब बहुत थोड़ी देर के लिए दो पार्टिकल्स या फिर दो ऑब्जेक्ट या फिर दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट आपस में टकराएंगे, और उस टाइम पे उनके मोमेंटम में, मोशन में एंड वेलोसिटी में हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो कोलिजन की वजह से क्या होता है? मोमेंटम एंड एनर्जी में हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। इसी के बेसिस पे हम कोलिजन को 3 टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। रिमूव कर दें। इसी से हम कोलिजन को 3 टाइप में देख सकते हैं, इलास्टिक कोलिजन, इनइलास्टिक कोलिजन एंड परफेक्टली इनइलास्टिक। अब ये किस टाइप के कोलिजन होता है, तो जरा इनकी बात कर लेते हैं। तो ऐसा कोलिजन जिसमें दो पार्टिकल्स आपस में जब टकराए या दो ऑब्जेक्ट जब आपस में टकराए, बट उनके ना तो मोमेंटम में कोई चेंज हुआ और ना ही वेलोसिटी या फिर एनर्जी में कोई चेंज हुआ। जैसे कि मैं बात करूं, दो बिलियर्ड बॉल्स हैं, पोल देखा है, टेबल बॉल जो गेम होता है, उसमें उनकी बहुत लाइट बॉल्स होती हैं। अगर मैं उन दोनों बॉल्स को आपस में टकराऊं तो ना तो कोई बॉल में डिफरेंस होएगा, ना कोई बॉल टूटेगी, फटेगी, डिफॉर्म नहीं होएगी, उनका जो मोमेंटम था वो वैसी का वैसी रहेगा, यानी कि उनमें मोमेंटम और जो एनर्जी है वो कंजर्व रहती है। इस टाइप के कोलिजन को हम लोग बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन। ये एग्जाम्पल है, जैसे कि बिलियर्ड बॉल्स, ये एक एग्जाम्पल है। इतना समझ आया? इसमें हमारा मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी दोनों कंजर्व्ड रहती हैं। बात करते हैं इनइलास्टिक कोलिजन की। तो ऐसा कोलिजन जिसमें कोई एक ऑब्जेक्ट जब दूसरे ऑब्जेक्ट से टकराता है और उस ऑब्जेक्ट में डिफॉर्मेशन यानी कि उसका स्ट्रक्चर हम देखते हैं कि थोड़ा खराब हो गया है, उस टाइप के कोलिजन को हम लोग बोलते हैं इनइलास्टिक कोलिजन। इसमें मोमेंटम तो कंजर्व रहता है बट एनर्जी हमारी कंजर्व नहीं रहती, एनर्जी का ट्रांसफर हो जाता है। जैसे कि हम लोग बात करें कार क्रैश की, तो कार जब क्रैश होती है तो क्या होता है? कार भी टूटेगी और जहां पे क्रैश हो रही है वो वाला एरिया भी, जैसे कि हमने माना दो कार आपस में टकरा गई तो दोनों कार क्रैश होंगी, डिफॉर्मेशन हुआ। तो इस टाइप के कोलिजन को हम लोग बोलते हैं इनइलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इनइलास्टिक में क्या होता है? जब दोनों ही ऑब्जेक्ट जब टकराए पर आपस में चिपक गए। जैसे कि मैं बात करूं, दो गैस मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, दोनों एक ही टाइप की गैस है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, या फिर बोल लो कोई भी लाइट गैस है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन है, और आपस में जब वो गैस मॉलिक्यूल्स टकराए और गैस मॉलिक्यूल्स आपस में स्टिक हो गए और चिपक गए, उस टाइप में जो कोलिजन होगा उसको बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। इसमें क्या होता है? इसमें मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑब्जेक्ट गेट स्टिक्स टुगेदर। यही थे हमारे 3 टाइप्स ऑफ कोलिजन। और आज के लेक्चर में हम लोगों ने जाना टाइप्स ऑफ एनर्जी, मास एनर्जी इक्विवेलेंस, वर्क एनर्जी इक्विवेलेंस एंड कोलिजन एंड इट्स टाइप। अपकमिंग लेक्चर में हम लोग बात करेंगे हीट की एंड हीट से रिलेटेड टॉपिक्स की।